नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन में हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार में 6 चरणों का चुनाव है, वो संपन्न हो गया है। 7वें चरण के लिए 1 तारीख को वोटिंग होगा। आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में 4 उन लोकसभा क्षेत्रों के जहां पर 7वें चरण में वोटिंग होना है। 7वें चरण में 8 सीटों पर वोटिंग होना है। 4 शाहाबाद की सीटें हैं और 4 मगध की सीटें हैं, लेकिन आज हम 4 मगध की उन सीटों पर चर्चा करेंगे जहां 7वें चरण में वोटिंग होना है। जहानाबाद, नालंदा, पाटलिपुत्र और पटना साहिब, इन चारों सीटों पर किसकी लहर चल रही है? क्या तेजस्वी यादव जिस प्रकार से चुनावी प्रचार कर रहे हैं, कल राहुल गांधी भी चुनावी प्रचार करने के लिए बिहार आए थे, उन लोकसभा क्षेत्रों में गए थे और फिर तेजस्वी यादव एक तरफ चुनावी प्रचार कर रहे हैं तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी लोग चुनावी प्रचार कर रहे हैं। तो इन 4 सीटों पर किसकी लहर है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, मगध के 4 सीटों पर 7वें चरण में वोटिंग होना है। एक सीट करके हम लोग आज चर्चा करेंगे किसकी लहर चल रही है। क्या तेजस्वी यादव माहौल बना दिए हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 1 जून को 7वें और अंतिम चरण का जो मतदान होगा उसमें एनडीए के लिए यह जो सीट को बरकरार रखने, अपना जो सीट है वह सीट को फिर से बरकरार रखने और आरजेडी के लिए खाता खोलने की माने अकाउंट खोलने के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस बात को एकदम समझ लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब सीट एनडीए के पाले में ही थी। तो ऐसे में एनडीए को तो एक बड़ी चुनौती है कि कैसे हम अपने जो सिटिंग सीट है उसको हम बरकरार रखें। और कहीं ना कहीं जो इस क्षेत्र पर हम लोग जो बात कर रहे हैं उसमें महागठबंधन, इंडिया ब्लॉक, राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों की संख्या के लिहाज से देखें तो अधिक है। तो ऐसे में मैंने कुछ पाटलिपुत्रा और पटना साहिब को छोड़ दें, तब ये 2 अन्य जो सीट है वहाँ पर आप देखिएगा कि वहाँ पर आपको विधायकों की संख्या अधिक दिखाई पड़ती है। जहानाबाद की बात हम लोग करते हैं, जैसे जहानाबाद में सब सीट पर, अधिकांश सीट पर ही जो है सो इन लोगों की पकड़ है। तो ये एक बड़ी बात होगी। अब हम बात करते हैं आपको नालंदा में कौशलेंद्र जो है सो कई दफ़े से लगातार जीतती रहे हैं और जब जेडीयू अपने बलबूते पर भी जब लोकसभा का सीट चुनाव लड़ी थी तो उस समय भी 2 सीट नालंदा और पूर्णिया इसके खाते में था। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो कौशलेंद्र जदयू से, नालंदा से जेडीयू के एनडीए ब्लॉक के उम्मीदवार हैं, तो वो वहाँ उनकी लड़ाई डॉक्टर संदीप सौरभ से है। अब डॉक्टर संदीप सौरभ का मतलब, कहने का मतलब कि ये पीएचडी वाले डॉक्टर हैं, तो ये पढ़े लिखे और जेएनयू से पास आउट हैं ये, तो ऐसे में और यादव हैं ये, इस बात को भी समझना पड़ेगा। तो ये यादव समाज से आते हैं और कौशलेंद्र जो है सो समाज से हैं। तो वहाँ पर एक पहली बार जो है सो इस तरह से एक्सपेरिमेंट गठबंधन ने और इंडिया ब्लॉक ने किया है और सीपीआई माले से वहाँ पर हैं और पालीगंज से एमएलए भी हैं ये। तो इनको वहाँ पर लड़ा करके तो निश्चित रूप से आपको कुर्मी और यादव के बीच में वहाँ कसमकस लड़ाई दिखाई पड़ेगी। और नालंदा में एक तरह से कहा जाए तो वह माने कुर्मी का गढ़ है वो, और गढ़ इसलिए हाथ से भी कहा, 4.5 लाख के आसपास वहाँ पर कुर्मी की संख्या है। और नीतीश कुमार का वह गृह जिला है, मुख्यमंत्री बिहार हैं नीतीश कुमार और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में यह डबल चुनौती है संदीप सौरभ के साथ। लेकिन संदीप सौरभ पढ़े लिखे होने के साथ में यह आम आवाम से यह जुड़ते रहे हैं, इनकी भी अपनी अलग पकड़ है छात्रों के बीच में। देखिए किस तरह से शिक्षकों का मुद्दा ये लगातार उठाते रहे और यह चर्चा में बने रहे डॉक्टर संदीप सौरभ। तो संदीप सौरभ एक सूझबूझ वाले और माने ग्राउंड रियलिटी को समझने वाले हम कहें तो यह है। तो इसलिए ऐसे में निश्चित रूप से आपको कौशलेंद्र से और डॉक्टर संदीप सौरभ में लड़ाई आपको नालंदा में कसमकस दिखाई पड़ेगी, क्योंकि एमवाई समीकरण की हम बात ना कह के अन्य समीकरण को भी आप साधने की बात कहिए, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में कौशलेंद्र से और डॉक्टर संदीप सौरभ में यहाँ कसमकस लड़ाई आपको होती हुई दिखाई पड़ेगी। अब हम बात करते हैं जहानाबाद की। जहानाबाद सीट पर देखिए इस बार सुरेंद्र यादव हैं आरजेडी से उम्मीदवार, चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी हैं जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, वह हैं जेडीयू से, अरुण कुमार है बीएसपी से, बहुजन समाज पार्टी से, हाथी पर सवार हैं, पूर्व सांसद हैं।
और भी कई अन्य उम्मीदवार हैं। दीपक शर्मा है जो विश्वकर्मा समाज से आते हैं। तो ऐसे करके कई सारे उम्मीदवार हैं, लेकिन लड़ाई यहाँ पर मुख्यतः आपको सुरेंद्र यादव और चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के बीच में है, और इसको अरुण कुमार के आ जाने से यह लड़ाई ट्रेंगुलर फाइट में दिखाई पड़ रही है। माने त्रिकोणीय लड़ाई होता हुआ दिख रहा है। अब देखिए, वहाँ भूमिहार बहुल इलाका है और वहाँ पर नीतीश कुमार ने जो एक्सपेरिमेंट किया था इसके चुनाव में, अति पिछड़ा समाज के चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को जो बनाया था, तो उस लिहाज से आप देखिएगा कि भूमिहार समाज में खासा नाराजगी है, और इसी को पाटने के लिए भोला शर्मा को नीतीश कुमार ने बुलाया। भोला शर्मा बड़े व्यवसायी हैं और उस क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो ऐसे में अब कितना भोला शर्मा का बात भूमिहार लोग मानते हैं, यह देखने वाली बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं भूमिहार को वहाँ पर जहानाबाद में नीतीश कुमार ने सोशल इंजीनियरिंग करके पीछे ढकेलने का काम किया है। पीछे कहने का मतलब कि राजनीतिक रूप से पीछे ढकेलने का काम किया है। तो ऐसे में भूमिहार के बीच भी यह जो है सो कहीं ना कहीं बड़ी नाराजगी देखी जा रही है। और उसके अलावा अन्य समाज में भी आप देखिएगा, भूमिहार के साथ सिर्फ भूमिहार नहीं है, वहाँ अन्य समाज के लोग भी, जो सवर्ण समाज के लोग आते हैं, उनमें भी खासा नाराजगी है। तो लेकिन सुरेंद्र यादव वहाँ के दबंग माने जाते हैं। तो ऐसे में सुरेंद्र यादव के पास कितना वोट लेते हैं और अरुण कुमार क्या करते हैं, क्या उनका जो अरुण कुमार का जो एक अलग पहचान है, वह उस क्षेत्र के उनके पिताजी के कालखंड से, उनके पिताजी भी जाने माने बड़े शिक्षक नेता के रूप में उनकी पहचान थी, इनकी भी पहचान है। तो ऐसे में देखना पड़ेगा। और इनके पुत्र जो ऋतुराज हैं, वह भी जो है सो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। तो वह जहानाबाद से जितने भी लोग जाते हैं, तो उनका भी वह में मजबूती के साथ कोई भी मामला होता है तो वह पक्ष रखते हैं। तो ऐसे में उनकी भी पकड़ है वहाँ पर। तो इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता कि वहाँ पर लड़ाई इस बार कोई नहीं कह सकता कि किसका पलड़ा अभी भारी है। भूमिहारों का वोट अगर अरुण कुमार काटते हैं तो आरजेडी के जो पलड़ा है वो भारी नज़र आ रहा है। और विधानसभा वाइज देखें तो 2 वहाँ से भाकपा माले है और 4 पर वहाँ से आरजेडी है। 6 विधानसभा है जहानाबाद लोकसभा में, सभी पर इंडिया ब्लॉक का ही कब्जा है। तो वहाँ पर तो एनडीए बहुत कमज़ोर नज़र आ रही है। नहीं, देखिए, अगर यदि आशुतोष भी एक भूमिहार से उम्मीदवार हैं, वह भी कुछ माने सत्यनारायण भगवान के प्रसादी जैसा वो भी कुछ ले लेंगे भूमिहार का वोट, 2, 4, 10, 20, 50। लेकिन सवाल ये है कि अरुण कुमार की देखिए, ये लोग समझ रहा है कि चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जो हैं, जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं, वह जो है सो भूमिहार का वोट उनको नहीं मिलेगा। तो ऐसे में वह कमज़ोर कंटेस्ट में नहीं रहेंगे, यही कहने का मतलब है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप देखिएगा, उनके पास में अन्य समाज का भी चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी का वोट है, जो साइलेंट वोटर जिसको हम लोग कहते हैं। साइलेंट वोटर का मतलब जो नीतीश कुमार का परंपरागत वोट है, पंचकुनिया का वोट, वह जो है सो आपको कहीं पर भी आप दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन वह साइलेंटली वो 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख वोट जो होता है वह पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये देखिए, एनडीए का जो वोट है वह तो निश्चित रूप से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के पाले में है। अब उसमें यह सवाल उठता है कि भूमिहार क्या करने जा रहे हैं, वह भी जो एनडीए का वोट है, भूमिहार समाज। लेकिन भूमिहार में जो नाराजगी है कि जिस तरह से, और देखिए कई बार कहा भी गया है कि अब जो है सो अगला जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें भूमिहार समाज को ही यहाँ से टिकट मिलेगा। यह बात जदयू की ओर से बार बार कही जा रही है। अब वही नाराजगी को पाटने की बात हो रही है। लेकिन यह कहाँ तक नाराजगी पाट, और भूमिहार समाज कोई, इसको आप टहला नहीं सकते हैं इधर उधर की बात कह के। आप जो सो वो इंटेलिजेंट है और वो स्ट्रेटजिकल वोट करने के लिए जाना जाता है। जैसे मुस्लिम को कहा जाता है कि स्ट्रेटजिकल वोट करने के लिए जाना जाता है, तो भूमिहार समाज भी स्ट्रेटजिकल वोट करने के लिए जाना जाता है। तो ऐसे में वहाँ पर आप लड़ाई, वहाँ पर देखिए अभी तो ट्रेंगुलर है। अब आगे आने वाले दिन में माने अब क्या होगा, 1-2 दिन बाद हम लोग इस पर बात करेंगे, तो तब जाके तस्वीर यहाँ पर स्पष्ट होती हुई दिखाई पड़ेगी। अब अगली सीट हम लोग पाटलिपुत्र सीट की बात करेंगे, जहाँ एक हॉट सीट बना हुआ है। लालू यादव के कभी करीबी रहे रामकृपाल यादव, बीजेपी से लगातार 2 बार से जीतते आ रहे हैं और तीसरी बार भी चुनावी मैदान में है। लालू यादव की बेटी मीसा भारती भी 2 बार वहां से रामकृपाल यादव से हार का सामना करना पड़ रहा है, वो भी तीसरी बार चुनावी मैदान में है। वहां का मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। किसकी लहर इस बार दिख रही है? देखिए, वहाँ लड़ाई निश्चित रूप से मीसा भारती और रामकृपाल यादव के बीच में है। आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी के जो मजबूत नेता हैं रामकृपाल यादव, इतना ही नहीं, एक तीसरा एंगल भी वहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहाँ पर AIMIM से भी उम्मीदवार हैं, और बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी जो AIMIM है, उसकी पार्टी से भी फारूक रजा उर्फ डब्लू
वहाँ पर उम्मीदवार हैं। तो यह जो है सो एक फारूक रजा उर्फ डब्लू जो उम्मीदवार हैं ओवैसी की पार्टी से, तो यह जो है सो किसको वोट का कटिंग करेंगे, यह स्पष्ट रूप से वह जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक है उसके वोट में ही यह कटिंग करेंगे। तो यह सोचने वाली बात है कि यह अब अभी आए तो मीसा भारती के वोट में कटिंग होगा, तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है क्या होने जा रहा है यहाँ पर। और रामकृपाल यादव देखिए सरल और सुलभ हैं, यह बात हम कई दफ़े बोल चुके हैं। तो वह 24/7 वह आपको 365 दिन सरलता के साथ किसी भी कार्यक्रम, किसी भी, तो लोग क्या चाहते हैं कि आपके पास जो आपके जनप्रतिनिधि हों, जो सांसद हों, आपके पास आएँ। तो ऐसे में पाटलिपुत्रा में आपको रामकृपाल यादव की पॉपुलैरिटी है, ठीक है, वो कितने वोट का कटिंग, ये इधर मीसा भारती के पास में कितना वो वोट वो डब्लू जो हैं जो ओवैसी की पार्टी के वो करते हैं, लेकिन लड़ाई यहाँ पर कसमकस होगी, इसमें आप इनकार नहीं कर सकते। क्योंकि विधानसभा का भी आप सब समीकरण देखिएगा तो वहाँ पर सब सीट जो है सो आपको मैक्सिमम सीट जो है सो इधर उधर, लेकिन एक सीट जो है सो आपको जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा था उस समय जो सो विक्रम का वो सीट, हाँ विक्रम सौरभ विधायक जो हाँ बीजेपी के पाले में आ गए, एनडीए के पाले में है अब सिद्धार्थ सौरभ निश्चित रूप से, तो वह एक बड़ा झटका है। लेकिन आपको ऐसे आप देखिएगा तो ओवरऑल माने मैक्सिमम वहाँ पर पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर वो आरजेडी और भाकपा माले का ही कब्जा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया ब्लॉक महागठबंधन का ही वहाँ पर कब्जा है। भूमिहार और यादव बहुल पाटलिपुत्र के सीट पर मीसा भारती के लिए इस बार कितना चुनौती है रामकृपाल यादव? नहीं देखिए, चुनौती तो लड़ाई तो है, तो मीसा भारती आपको हम बताएं कि जहानाबाद से लगा हुआ सीट है यह पाटलिपुत्रा, तो जहानाबाद में जो इम्पैक्ट होगा यहाँ पर, ये क्या भूमिहार का समाज देखिए वहाँ पर अगर यदि जहानाबाद में भूमिहार की नाराज़गी है तो वो नाराज़गी यहाँ पर भी दिखाई पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि उसका इम्पैक्ट, जैसे कैसे कहा जा रहा है कि कुशवाहा वोटरों में नाराज़गी है एनडीए में, तो वह नाराज़गी सिर्फ एक ही सीट पर नहीं है, कई ऐसे सीटों पर दिखाई पड़ रही है। उसी तरह से जो जहानाबाद से लगा हुआ सीट है, तो जो भूमिहार का जो स्ट्रेटजिकल वोट की हम बात कर रहे हैं, तो जहानाबाद में जो वोट का होगा वह वोट का असर यहाँ पर क्यों नहीं होगा पाटलिपुत्रा में, वह भी तो हो सकता है। इसलिए ये देखिए सब बात को देखिए, चुनाव में एक एक डॉट से डॉट को मिलाना पड़ता है, एक डॉट से दूसरे डॉट को मिलाइएगा तब कोई लाइन खींची जा सकती है। तो यह यहाँ पर देखिए लड़ाई तो है, लेकिन अभी स्पष्ट अब भूमिहार का रुख क्या होगा इस सीट पर भी यह समय के साथ ये आपको पता चलेगा। 2014 में रामकृपाल यादव लगभग 40,000 वोटों से मीसा भारती को हराए थे और 2019 में करीब 39,000 वोटों से मीसा भारती को हराए थे। क्या इस बार जो समीकरण है वो बदला सा है या समीकरण वही है फिर? नहीं देखिए, समीकरण वही है, और ये आप जो बता रहे हैं 2014-2019 कोई बड़ा मार्जिन नहीं था, तो ये यही बात तो कह रहे हैं कि अब जैसे जहानाबाद में जो भूमिहार का जो वोट किधर से वो टर्न करता है, क्या वहाँ पर रणनीति बनती है, वही जहानाबाद से सटा हुआ पाटलिपुत्र है, तो यहाँ पर भूमिहार कौन सा रणनीति बनाते हैं यही तो देखने वाली बात है। और जिस तरह से आपको एक वो और ओवैसी की पार्टी से फारूक रजा हैं, वह कितना वोट का कटिंग करते हैं, देखिए तो लड़ाई यहाँ पर भी आपको बहुत हम इसीलिए बता रहे हैं कि लड़ाई बहुत कसमकस होगी पाटलिपुत्रा में, इतना आसान नहीं है किसी चीज़ को अभी आपको कह देना। लेकिन हाँ, दोनों ही उम्मीदवार मीसा भारती और रामकृपाल मजबूत उम्मीदवार हैं, और आपको ये समय के साथ जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा 1 जून से पहले आपको ये तस्वीर क्लियर होगी। अब आखिरी सीट हम लोग पटना साहिब की बात करते हैं। पटना साहिब से पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद बीजेपी के कैंडिडेट हैं, तो दूसरी तरफ लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार के पुत्र हैं अंशुल अभिजीत कुशवाहा, वो कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार हैं। पटना साहिब की लड़ाई समीकरण है जो किसके पक्ष में जा रहा है? देखिए, अंशुल अभिजीत निश्चित रूप से मीरा कुमार के पुत्र हैं, लेकिन वह पौत्र किसके हैं यह भी हम बता देना चाहते हैं। वह फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर जो थी, लेडी थी, कुशवाहा समाज से हैं, सुमित्रा देवी के वह पौत्र हैं, और श्री कृष्ण बाबू की कैबिनेट में पहली कोई महिला बनी थी तो वही सुमित्रा देवी बनी थी, उनके वह पौत्र हैं। और जगजीवन राम के नाती हैं, मीरा कुमार के पुत्र हैं और सुमित्रा देवी के पौत्र हैं, तो वह और यहीं सुमित्रा देवी कुशवाहा समाज से हैं। तो ऐसे में यह कुशवाहा समाज से आते हैं, तो ये निश्चित रूप से आपको जितना अंशुल अभिजीत जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं
रविशंकर के खिलाफ इस बार इंडिया ब्लॉक ने बहुत सोच समझ करके इस सीट पर किया है, क्योंकि कुशवाहा के भी यहाँ पर आपको पटना साहिब में अच्छी मजबूत पकड़ है, अच्छी जनसंख्या, अच्छे मतदाता हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से आपको रविशंकर के खिलाफ यह और जो इंडिया ब्लॉक और महागठबंधन का जो MY समीकरण वह तो है ही है, और लेकिन कुशवाहा समाज का वोट चढ़ जाने से यह निश्चित रूप से मजबूत दिखाई पड़ता है। और इसकी एक बात और है कि जो मल्लाह समाज का भी वोट इनको मिल रहा है, क्योंकि सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी भी इस बार साथ में है। तो आपको इसका, और रविशंकर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है, वह बात लोगों में खासा नाराज़गी है। हाँ, बल्कि इसी को देखते हुए रविशंकर प्रसाद लोगों से तेज़ी के साथ मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, मिल रहे हैं, जा रहे हैं, और सुबह सुबह शाम शाम वो दिन भर वो रोड आप आजकल जो है सो घूमते हुए आपको दिखाई पड़े, नाराज़गी कम हो। लेकिन रविशंकर प्रसाद के लिए पॉजिटिव ये है कि जो पटना साहिब के विधानसभा है, ज़्यादातर सीटें हैं वो बीजेपी के पास है, और 2014 में 2,65,000 वोटों से शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी के उम्मीदवार थे, वो कुणाल सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनको हराए थे। और फिर 2019 में रविशंकर प्रसाद शत्रुघ्न सिन्हा को करीब 2,85,000 वोटों से हराए थे। मतलब उम्मीदवार कोई भी हो, वोट का जो अंतर होता है इतना ही वोट से। देखिए, रविशंकर प्रसाद से अब तक जो कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ पर पटना साहिब में होते रहे वो क्या थे? रविशंकर प्रसाद जिस समाज से आते थे उसी समाज के वो कांग्रेस से भी उम्मीदवार होते थे। रविशंकर प्रसाद कर लीजिए या किशोर माने वो शेखर सुमन को कह लीजिए, तो यह जो है सो उनको हराने के लिए उनके पास समीकरण मजबूत होता करता था। उससे पहले कुणाल हू थे, जो बुद्धदेव सिंह के बेटा थे, बुद्धदेव यादव एक्स मंत्री के। तो वह देखिए, वह यादव समाज से थे, वह भी भोजपुरिया कलाकार थे। जिस तरह से पवन सिंह यहाँ पर लड़ रहे हैं काराकाट में, भोजपुरिया कलाकार, उसी तरह से वो बड़े नाम थे वो भोजपुरी में, जिस तरह से बहुत बड़ा नाम था वो कुणाल का, तो वह भी हारे थे। तो यहाँ देखिए, वहाँ लाल कायस्थ समाज से ही कायस्थ को लड़ाया जा रहा था, इसलिए वो उनके हार। लेकिन इस बार जो है सो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन ने एक इस सीट पर भी, पटना साहिब के सीट पर भी एक कहीं ना कहीं बड़ा जो है सो पेंच काम फंसाया है, और अंशुल अभिजीत जो कुशवाहा समाज से आते हैं उनको उम्मीदवार बनाया है। यह बात हम बताना चाह रहे हैं। तो यह निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यहाँ पर इस बार लड़ाई आपको अगर यदि कसम कस हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आप देखिए कुशवाहा का अच्छी खासी पकड़ है इस सीट पर, अच्छे मतदाता हैं कुशवाहा, और जो समीकरण है जो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन का वह तो साथ में है। तो ऐसे में निश्चित रूप से, और देख ही रहे हैं कि राहुल गांधी प्रचार करने आ रहे हैं। राहुल गांधी प्रचार मीसा भारती के लिए भी किए, जो सो अंशुल अभिजीत के लिए भी किए, तो और उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे पटना आए थे उनके प्रचार प्रसार के लिए। तो यह मजबूत यहाँ पर लड़ाई आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जो जातीय समीकरण साधने की बात है, देखिए शोर होना अलग बात है, लेकिन अंडरग्राउंड में काम होना अलग बात है। तो अंशुल अभिजीत के लिए भी अंडरग्राउंड माने जो काम निश्चित रूप से इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के लिए। 7वें चरण के उन 4 सीटों पर हम चर्चा की है, जो खासकर मगध के क्षेत्र में आता है। पटना साहिब, पाटलिपुत्र, जहानाबाद और नालंदा की सीटें हैं। 1 जून को यहाँ वोटिंग होगा, लेकिन उससे पहले वहाँ का माहौल क्या है? तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के प्रचार करने से क्या यहाँ का माहौल बदल गया है, या फिर यहाँ के वोटर हैं जो नरेंद्र मोदी के जो मोदी की गारंटी है उस पर 1 जून को वोट करेंगे? बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ।